अच्छा, अब आज हम लोगों ने करनी थी 73 का आइन और 18वीं आईनी तरमीम। ये हम लोगों ने जो है आज स्टार्ट करनी है। दोनों न्यू लग रहे हैं मुझे। कब लिया एडमिशन? पहला दिन है। चेते तो नहीं रल गए? चेते तो नहीं रल गए? होश तो नहीं उड़ गए? अच्छा, चीजों को पहली दफा तैयारी कर रहे हो या पहले भी करते रहे हो तैयारी? एज वी ऑल नो कि 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक फर्द वाहिद जो डिक्टेटर था उस पर बेस करता था। ठीक है, तो जब वो डिक्टेटर चला गया, उसकी डिक्टेटरशिप खत्म हो गई, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो एग्जिस्टेंस है ना, उसका भी कोई जवाब नहीं रहा। उसकी भी जो रीजन है, जो कॉज है, वो खत्म हो गई। जो उसका फाउंडर था वो ही नहीं रहा कि फिर उसके बगैर कॉन्स्टिट्यूशन की भी कोई वो नहीं। ठीक है, तो उसके फिर रिप्लेसमेंट के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन जरूरत थी। फिर एक बीच में बहुत बड़ा पाकिस्तान के साथ एक मिसहैप हुआ का, या फिर पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान या ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान, वट एवर यू वांट राइट इट, तो वो हुआ। तो उसके जवाब में, उसके तनाजुर में भी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी, बिकॉज अब एक बहुत बड़ा कंट्री का जो चंक था, जो पोर्शन था, वो अलहदा हो गया। तो जाहिर सी बात है, बंगाली और उर्दू दोनों जो है वो कौमी जबानें नहीं रह सकती, क्योंकि बंगाली जिन थी वो तो अलहदा हो गया, उन्होंने बुल के अलहदा बना लिया। ठीक है, तो ये चीज की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जरूरी हो गया था, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ठीक हो गया। भुट्टो जो है वो पावर में आए और उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आगाज किया। 1972 में इसका मसविदा तैयार हुआ और फिर 1973 के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो इम्प्लीमेंट हुआ। 14 अगस्त 1973, अगस्त 1973 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पाकिस्तान में लागू किया गया। शुक्र अल्लाह का, 50 साल होने वाले हैं और वही कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। लेकिन उसमें तकरीबन कोई 27 27 तरामीम जो है, अमेंडमेंट्स जो है वो आ चुकी हैं। ठीक है, उनमें से जो मेजोरिटी है वो डिक्टेटर्स की लाई हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन को अपने तरीके से मोल्ड करने के लिए अक्सर जो अमेंडमेंट्स हैं वो डिक्टेटर्स की लाई हुई है। ठीक है, पाकिस्तान का पहला मुत्तफिका आइन था, पहला, यूं समझ लें जिसपे तमाम जो उस वक्त के स्टेक होल्डर से का इत्तेफाक था। ठीक है, जब सवाल है ना कि पाकिस्तान का पहला आइन कौन सा था, तो 1956 का आइन था। पहला मुत्तफिका आइन कौन सा था, वो 1973 का आइन था। ठीक है, लिखा हुआ यही है। अब उस वक्त हिस्ट्री थी, किस किस को इत्तेफाक नहीं था। जहां तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी, तब तो पार्लियामेंट भी नहीं थी ना। पार्लियामेंट तो तमीजुद्दीन केस में वो वैसे ही हो गई थी 1955 के अंदर। 56 का जो आइन आया, तो आई डोंट थिंक उस वक्त पार्लियामेंट भी मौजूद थी, तो मुत्तफिका कैसे हो गया? 1973 का तो पार्लियामेंट से मंजूर हुआ था ना आइन, और सबने उसको मंजूर किया था, सबने उसके हक में वोट दिया था, इसलिए मुत्तफिका आइन है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके भी वही 6 स्केड्यूल हैं और मेरे ख्याल है 280 आर्टिकल्स हैं इसके, 280 आर्टिकल्स हैं ऑलमोस्ट। और
6 इसके जो हैं वो स्केड्यूल्स हैं, लेकिन ये आप कंफर्म कर लीजिएगा फिगर एक दफा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी कहा हुआ है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन खरीद लें अपना अपना, ठीक है। तशरीह वाला अगर मिल जाए, एक्सप्लेनेशन वाला, तो वो ज्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। नहीं मिलता तो सिंपल भी खरीद लें एटलीस्ट, इतना महंगा भी नहीं है, हर बुक स्टोर से मिल जाता है, और आप सबके लिए उसको पढ़ना जो है वो लाजमी है। ऐसा हो कि जी आप लोग क्या कहते हैं, नौकरी लगने के बाद एफपीओई के अंदर पढ़ रहे हो, बेटर ये है उससे पहले लेके पढ़ लें, ताकि आपको पता हो चीजों का, कॉन्स्टिट्यूशन का पता हो, ठीक है। इसके सेलिएंट फीचर्स क्या थे? सबसे पहला वही था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रीएम्बल था इसका, ठीक है। मेन जो इसके पॉइंट्स थे वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिए गए थे, करारदाद मकासिद से, 1949 वाली, ठीक है। इस्लामिक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया था, इस्लामिक सिस्टम कह लें, इस्लामिक डेमोक्रेसी कह लें, उसका कॉन्सेप्ट दिया गया था। यहाँ पे ना एक चीज आप लोगों के समझने वाली है, इस्लाम में डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है। डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ग्रीक कॉन्सेप्ट है, यूनानी। डेमोक्रेसी इज अ ग्रीक कॉन्सेप्ट, GREE के, ग्रीक। इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में शूरा का कॉन्सेप्ट है, खिलाफत है, और खिलाफत के साथ शूरा है। मजलिस शूरा क्या होती है? एक काउंसिल बड़े लोगों की, बड़े से मुराद उम्र में बड़े नहीं है, इल्म में बड़े लोग हैं, ठीक है। तो मजलिस शूरा से मुराद है वो एक काउंसिल जिससे खलीफा मशवरे लेता है फैसले करने से पहले, ठीक है। तो शूरा का कॉन्सेप्ट है, इसमें दो जो कोट्स हैं, कोटेशंस हैं, वो कोट की जाती हैं। एक तो है हजरत उमर फारूक की रजी अल्लाह अन्हो की, कि शूरा के बगैर खिलाफत नहीं है, ये उनकी ना कोटेशन है। देयर इज नो कैलिफेट विदाउट शूरा, ठीक है। शूरा के बगैर कोई खिलाफत नहीं है। मतलब क्या है कि खलीफा शूरा के मशवरों के बगैर नहीं चल सकता। अगर वो चलेगा तो वो खलीफा नहीं रहेगा, वो डिक्टेटर बन जाएगा। समझ आ रही है बात की? रोजा लगा हुआ है, तो मैं अभी बाइक चला के दफ्तर 8-6 घंटे लगा के आ रहा हूँ, परवाह नहीं किसी को। अच्छा खैर, खिलाफत नहीं है अगर शूरा नहीं होगी। शूरा मशवरा, सिंपल मशवरे से निकला है शूरा का वर्ड, ठीक है। तो वो डिक्टेटर बन जाएगा, पहला ये। दूसरा, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि आपके दौर में इतना फितना क्यों है, तो उन्होंने जवाब दिया कि जो पिछले खुलफा थे ना, उनका मशवरा देने वाला मैं था, मुझे मशवरा देने वाले तुम लोग हो। तो शूरा मैटर करती है, जो लोग आपको मशवरा देने वाले हैं, ठीक है। आज बयान आया है इमरान खान का, आज सुबह मैं पढ़ रहा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर, कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस करना एक गलती थी। एक बहुत बड़ा वो चला था कि इन्होंने ना, एक जस्टिस थे काजी फाइज ईसा, उनके खिलाफ केस किया था कोर्ट के अंदर, जुडिशियल रेफरेंस दायर किया था कि करप्ट हैं ये, ठीक है। तो अब इमरान खान का स्टेटमेंट, गलती हुई, मशवरा देने जो थे उन्होंने गलती की है। मशवरा की इस्लामिक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो शूरा की बेस पे दिया है। हमारी जो, ठीक है, तो इस्लाम ने फिर इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट था ना, इस्लामिक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट निकाला अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। वो
पाक की तो है तर्जुमा अल्लाह माफ करे कि ना वो भी से सवाल रिश्ते क्यों अगर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला वो इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है कि पार्लियामेंट है उसको दे वो में फिर 5 चीजें आती हैं, हदीस, अजमा, कियास और इज्तिहाद, 5 चीजें आती हैं। कुरान पाक में चीज है, वेल एंड गुड है। नंबर हदीस पाक में है, वेल एंड गुड है। कियास, अजमा से भी फैसला नहीं हो रहा, तो कोई अक्लमंद बंदे को वो दे दें कि वो ना बैठ सवाल है ना, वहां तो समुद्र के अंदर है, अंग्रेजों का जहाज है, जिबा हुआ वक्त कहां से आए? तो उसका फिर एक जो है उन्होंने ये जवाब दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लें तो अल्लाह का नाम हो जाएगा और आप वो खा सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, फिर जान निकल रही हो, फिर सामने सिर्फ आपको खंजीर का गोश्त अवेलेबल, तो जान बचाने के लिए जितना काफ चाहिए ना उतना खाने की इजाजत है। तो बात क्या है कि इस्लाम की हदूद में रहते हुए जो फैसला है ना उस चीज को देखा जाएगा। क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जहां आ जाए वहां लिमिटेशन हो जाती है फिर। ठीक है, ये चीज है थोड़ी सी। अच्छा, समझ आ गई। चलो नेक्स्ट लिखें जी, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था। क्या था? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था। मतलब पहले पार्लियामेंट अगर अमेंडमेंट करनी है, बीच में कोई क्या कहते तरमीम करनी है आइन के बीच में, पहले पार्लियामेंट फैसला लेगी 2/3 मेजोरिटी के साथ, फिर सेनेट में जाएगा, 2/3 मेजोरिटी वहां होगी, फिर सदर के पास जाएगा। अब सदर के पास इख्तियार है कि वो उसको वीटो करके वापस भेज दे कि नहीं जी मजीद डिस्कशन करो इस पे। वो फिर वापस आएगा, फिर नेशनल असेंबली में 2/3, फिर सेनेट में 2/3। अब दूसरी दफे प्रेसिडेंट वीटो कर सकता, फिर उसको साइन जो है ना वो इस तरह हो सकती है कि 2/3 चाहिए। हमारा सुबह क्यों नहीं बनता साउथ? असेंबली 2/3 नहीं कर रही, पंजाब का सूबा बनना है ना, तो पंजाब असेंबली 2/3 से पास नहीं, आइन में तरमीम होनी है, अमेंडमेंट होनी है।
याद है हम लोग ताने दिया करते थे अपने आईफोन वाले दोस्तों को, तुम्हारा तो ब्लूटूथ भी नहीं है, तुम्हारे तो गाने भी नहीं चलते। ठीक है, खैर मुझे ऑनलाइन वाले बताएं मिस कहाँ पे हुआ था आप लोगों से? अभी नेट कनेक्शन जो है ना वो मुनक़ता हो गया था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऑनलाइन वालों से मिस कहाँ पे हुआ है, कौन सा किधर जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था? सर बार बार ही डिस्कनेक्ट हो रहा है, कोई बात पूरी नहीं समझ आ रही। कोई बात पूरी नहीं समझ आ रही, फिर आइंदा से फिजिकल क्लासेस लो आके। अच्छा तो मैंने मजलिस आपको शूरा, मजलिस शूरा से हुआ है, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि इस्लाम में जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है ना, अच्छा, उसमें यह है कि दो कोटेशंस थी, एक वो हजरत अली की कोटेशन के बाद ये था कि हमारे मुल्क के अंदर फिर उन्होंने ना इस्लामिक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर लोग ये कहते हैं कि निचले लेवल से पावर आ रही है, जैसे कि डेमोक्रेसी में कहा जाता है, तो फिर पावर्स जो है ना वो डेलीगेट हो गई हैं एमपी एमएनएस को। और अगर ये कहा जाता है कि इस्लाम ये कहता है कि जी अल्लाह ताला की तरफ से पावर्स आ रही हैं, तो वो पावर नीचे खलीफा जो बैठा है, वजीर आजम और उसके जो मसाहिबीन है सारे, जो उसकी कैबिनेट है, जो उसकी पार्लियामेंट है, वो उसको डेलीगेट हो गई है पावर्स। तो इस्लामिक डेमोक्रेसी ने ना बीच में लाके चीजों को खड़ा कर दिया। ठीक है, मैंने ये बात बताई थी। उसके बाद तीसरा मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है, तीसरा फीचर बताया मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का, कि पाकिस्तान का जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिजिड है। मतलब क्या है? रिजिड होने का मतलब ये है कि इसमें अगर हमने अमेंडमेंट करनी है तो पहले नेशनल असेंबली पास करेगी 2/3 मेजोरिटी के साथ अमेंडमेंट, उसके बाद सेनेट में जाएगा, सेनेट 2/3 से अमेंडमेंट को पास करेगी, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगी साइन होने। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है और बहुत मुश्किल प्रोसीजर है, इस वजह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिजिड है। क्लियर है? अब ये ऑनलाइन वाले बताएंगे मुझे। यस सर। यस सर। क्लियर है? सर आपने साउथ पंजाब का कुछ बताया था कि वो क्यों नहीं बन रहा सुबह, वो तो बता दें। साउथ पंजाब का यही मैंने बताया था कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। सूबाई पार्लियामेंट है क्योंकि सूबा पंजाब जो है उसका टुकड़ा निकलना है, तो पहले साउथ पंजाब के लिए पंजाब की जो पार्लियामेंट है वो 2/3 मेजोरिटी के साथ अमेंडमेंट पास करेगी, फिर नेशनल असेंबली में जाएगा। अब नेशनल असेंबली में क्यों जाएगा? सूबे ने तो पास कर दी, क्योंकि अमेंडमेंट ये जो होनी है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होनी है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 4 सूबे हैं, जब 5वां सूबा बनेगा तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी, इसलिए पंजाब असेंबली से पास होने के बाद नेशनल असेंबली में जाएगी ये जो रेजोल्यूशन है, जो अमेंडमेंट है वो पास होने के लिए, वहां से सेनेट और सेनेट से फिर सदर के पास। चलो नेक्स्ट फीचर लिखो जी, फेडरल सिस्टम है। क्लास वालों को नींद आना शुरू होगी। फेडरल सिस्टम है, समझाऊं या पता है? पता है? पता है ना फेडरल का? सेंटर वीक होता है और सूबे स्ट्रांग होते हैं। फेडरल सिस्टम, प्रोविंसेस स्ट्रांग होते हैं, सेंटर वीक होता है, बड़ी वजारतें सूबों के पास होती हैं, डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा सूबों के पास होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फीचर था बाय कैमरल लेजिस्लेचर। बाय कैमरल लेजिस्लेचर, दो हाउसेज होंगे, ये भी पता है आप लोगों को, पार्लियामेंट के दो हाउसेज होंगे, नेशनल असेंबली और सेनेट। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स। आइन का आर्टिकल है 8 से 26, 26 है ना, वो 25 है मेरा ख्याल, एजुकेशन वाला। हाँ, आइन का आर्टिकल है 8 से 26, ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आइन का आर्टिकल 8 से 26 है, ये फंडामेंटल राइट्स पे है और ये आपको पता होने चाहिए।
ठीक है। उसके बाद है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब इसमें ना आपको एक दो आर्टिकल्स हैं जिनका पता होना चाहिए। एक तो है 62 और 63, सादिक और अमीन वाले, 62 63, ये पता होने चाहिए आपको। जो आपको आइन के आर्टिकल्स लिखवा रहा हूं ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बाकी भी पढ़ने हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 62 63 और 184C। और आर्टिकल 6 भी गद्दारी वाला, एस्पियोनाज, अब ट्रीजन, सॉरी ट्रीजन, एस्पियोनाज के केस में ट्रीजन लगती है, खैर ट्रीजन, अब 6 ट्रीजन है ना, 6 ट्रीजन है, 6 पता होना चाहिए क्योंकि अदालतों ने इस पे फैसले, मुशर्रफ के केस का फैसला इस आर्टिकल पे हुआ है, आर्टिकल 6। 6 62 63 184C, सुओमोटो, सुओमोटो एक्शन जो है वो, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है। फेडरल सिस्टम से रिलेटेड भी एक दो आर्टिकल्स हैं लिखने। एक तो 58 है, 58(1), बड़ा उसका चर्चा रहा है पिछले दिनों। 58(1) है, 69 है, और एक है 149। ये है, इसके मुताबिक सूबों के इख्तियारात में जो सेंटर है वो सिर्फ मशवरा दे सकता है सूबों को। 149 ये कहता है सूबों का कोई इशू हो गया ना, तो उसके बीच में जो सेंटर है ना, वो अपना मर्जी थोप नहीं सकता, अपनी मशवरा दे सकता है सूबों को, क्या आप ऐसे कर लें। 149, ठीक है। समझ आ रही है ऑनलाइन वालों को? यस सर। चलो अच्छी बात। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। एमपीएमएल डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आएंगे, सिंपल सी है, इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। एमपीएमएल डायरेक्ट इलेक्शन क्यों आएंगे? उर्दू नेशनल लैंग्वेज है, उर्दू नेशनल लैंग्वेज है, कौमी जुबान, सिंगल सिटीजनशिप। अब इसका क्या मतलब है? कोई भी ओहदेदार, गवर्नमेंट का ओहदेदार या गवर्नमेंट का मुलाजिम दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, या उसका कोई घर वाला जो है वो शामिल है, आई थिंक शामिल है ना, या उसका कोई फैमिली, इमीडिएट फैमिली मेंबर, बीवी, माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, ये दोहरी शोहरियत नहीं रख सकते है? इसके बाद हाँ यार, वो उसकी एक्सप्लेनेशन अब वो होगी आइन में, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा नहीं पढ़ा हुआ ना, उसकी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होगी, कोई ना कोई वजह होगी, वरना तो आधे से ज्यादा पॉलिटिशियंस ऐसे हैं हमारे ओहदेदार, जिनके रिश्तेदार जो हैं वो शोहरियत रखते हैं। अब शहबाज शरीफ का बेटा शहबाज जो है, उसकी बाहर किया, सॉरी सलमान, क्या नाम है उसका, एक सलमान है, एक वो हुसैन हसन, हाँ, सलमान की बाहर की शोहरियत है ना, सलमान, अब तो डायरेक्ट उसका वो है, रिलेटिव है, फिर वो उसकी फिर एक्सप्लेनेशन होगी। पर्सनल का तो मुझे पता है, कंफर्म है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इस आइन में एक्ट ऑफ एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हाई ट्रीजन कहा गया। एक्ट ऑफ एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन को कलअदम करना या आइन को तोड़ना, इसको हाई ट्रीजन करार दिया है, गद्दारी, मुल्क से गद्दारी करार दिया है, ठीक है। एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन कहा गया है। इस पे कौन सा आर्टिकल लगेगा? उन्होंने तो पूछन दिया सी, तुसी बोल लो ना कुछ, ठीक है, उनसे पूछने दो ना, उनका तो
बैटरियां मुकी हुई हैं फुल टाइम, पता नहीं। मुझे अपने घर जाना है। इस आइन का एक सेलिएंट फीचर ये भी था कि प्रेसिडेंट कैन होल्ड रेफरेंडम ऑन इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज। इससे पहले ये पावर नहीं थी। प्रेसिडेंट कैन होल्ड रेफरेंडम ऑन इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज, इससे पहले ये पावर नहीं थी। चलो भाई, ये तो हो गया आप लोगों का 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सेलिएंट फीचर्स, ठीक है। इसको आप इन डिटेल कहीं से भी पढ़ लेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर नोट्स भी मिल जाएंगे, आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे, बड़े आराम से आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होंगे अगर आप इन डिटेल पढ़ना चाहें। और कॉन्स्टिट्यूशन लाजमी लेना है, ये मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ। जिस तरह मैंने बार बार आप लोगों को असाइनमेंट्स के लिए कहा था, लेकिन सिवाय एक स्टूडेंट के किसी ने जमा नहीं कराई। फिर हमने पेपरों के नजदीक रोना है कि सर हमारा तो कुछ भी चेक नहीं हुआ। फिर आप बाज लोग ऐसे भी होते हैं, दूसरी एकेडमीज में जाके रोते हैं कि वहां पे तो कुछ चेक ही नहीं होता। तो ये बात है कि वो आपने जमा नहीं, मैंने करवाया था। पॉपुलरिज्म और पॉपुलिज्म का डिफरेंस लिख के लाना है। आप में से आधे लोगों को अभी भी याद होगी ये बात, और आप में से सिर्फ एक स्टूडेंट ने जमा करवाया, ठीक है। वो असाइनमेंट थी, पॉपुलरिज्म और पॉपुलिज्म का डिफरेंस। एक पॉपुलरिज्म है, एक पॉपुलिज्म है, ठीक है। लास्ट फीचर ये है कि प्रेसिडेंट जो है किसी नेशनल इंपॉर्टेंट नेशनल इशू पे रेफरेंडम करवा सकता है, ठीक है। लास्ट इशू ये था। हाँ, हाँ, लेकिन उसके लिए एडवाइस भी प्राइम मिनिस्टर करेगा। सदर कोई भी काम अब करने लगे ना, स्पेसिफिकली 18वीं तरमीम के बाद, लेडीज में अभी मैं मौजूद हूँ क्लास में, 18वीं तरमीम के बाद मुझे भी लगता था, मैं पीछे गेम खेला करता था मोबाइल पे, टीचर को नजर नहीं आता, सब नजर आता है, यहाँ खड़ा हुआ तो पता लगा। पॉइंट इज के 18वीं तरमीम के बाद सदर कुछ भी करने लगेगा ना, जैसे इमरान खान ने तजवीज दी थी असेंबलियां तोड़ दें, तो इसी तरह प्राइम मिनिस्टर तजवीज देगा। अब जब प्राइम मिनिस्टर ही तजवीज ना, वो कैसे करवा लेगा रेफरेंडम, ठीक है। ये चीज है। चलें जी, ये तो हो गया आपका 1973 का कॉन्स्टी इंग्लिश, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हो साथ में। हाँ, समझ आ जाती है। आम जो है वो इतना सा है, ये आपकी ट्रैक टू पाकिस्तान से भी पतला है, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान से थोड़ा सा मोटा है। आम जो है लेते हैं ट्रैक टू पाकिस्तान, और सारा बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। हैं वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, कोई एक दफा ऑनलाइन लोगों को आवाज आ रही है अब मेरी? नेट कनेक्शन अच्छा कर लिया मैंने। जी सर, अब आइए। अच्छा, मैं तरामीम लिखवाने लगा था जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। दूसरी, सेकंड, 8th, 8वीं, 13वीं, 13th, 17th, 18th में करवाने लगा हूं आप लोगों को। 22nd, 23rd,
25th 25th किस पे है? फाटा मर्जर, फाटा का जो मर्जर हुआ है केपी के साथ, ठीक है, 25th वो वाली है। अब बात करते हैं हम 18th अमेंडमेंट की। सबसे पहले वो जो मैंने कहा ना कि स्टार्ट में जितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें से मेजॉरिटी डिक्टेटर्स लेके आए हैं। वो डिक्टेटर्स क्यों लेके आते थे? इसलिए कि वो जो सदर, क्योंकि अक्सर डिक्टेटर सदर बनते थे, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पावर्स इंक्रीज की जा सके, ठीक है, तो वो अमेंडमेंट कर देते थे आईन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले उन अमेंडमेंट्स को खत्म किया है जो सदर की पावर्स को बढ़ाती थी। 17वीं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो अमेंडमेंट्स थी इनको खत्म किया था सबसे पहले 18वीं तरमीम में, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फीचर था जो खत्म किया गया था? 58(2)B, 58(2)B कहते हैं इसको। 58(2)B ये आइन के आर्टिकल की शिक है, सब आर्टिकल है, आर्टिकल होता है उसका सब आर्टिकल होता है। 58(2)B जिसके तहत सदर जो है वो रीजनेबल इल्जामात की बुनियाद पे पार्लियामेंट तोड़ सकता है बिना किसी से पूछे, ठीक है। 58(2)B सदर रीजनेबल इल्जामात की बुनियाद पे पार्लियामेंट तोड़ सकता है किसी से पूछे बगैर। इसकी बेस पे 88 की पार्लियामेंट तोड़ी गई, 1988 की, 1990 की तोड़ी गई, 92 की तोड़ी गई, 96 की तोड़ी गई, 99 की तोड़ी गई। खैर 99 में तो कू हुई है। 96 तक, 88 से लेकर 96 तक जितनी गवर्नमेंट थी, और फिर ये 2007 वाली जो 2002 से ऑनवर्ड गवर्नमेंट थी वो भी इसी तरह तोड़ी गई थी पार्लियामेंट, ठीक है। 58(2)B की बुनियाद पे, 58(2)B की बुनियाद पे, ठीक है, क्लियर है? उसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखवा दिया अंदर, एब्रोगेशन की बुनियाद पे ट्रीजन लगेगी, वो मैंने लिखवा दिया, एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे ट्रीजन लगेगी। फिर ये 18th में छठे के अंदर इन्होंने, छठा वैसे ट्रीजन पे है लेकिन उसमें उन्होंने ये पॉइंट ऐड कर दिया फिर, ठीक है, कि अगर आइन तोड़ेगा कोई तो उस पर ट्रीजन लगेगी, हाई ट्रीजन, गद्दारी का मुकदमा चलेगा उस पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो पार्लियामेंट तोड़ने का इख्तियार है ये सदर के पास ही है, लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर जो है वो डायरेक्ट करेगा, उसको सजेस्ट करेगा कि अब आप पार्लियामेंट तोड़ दें, ठीक है, तो वो पार्लियामेंट तोड़ देगा। वो ऐसा हो ही नहीं सकता, सदर को मानना पड़ेगा, मजबूर कर दिया है। There is a difference between can and may. कैन में पावर है, ठीक है, लेकिन उसको जब उसने तोड़नी तब ही है जब उसको प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट करेगा। अब अगर वो नहीं तोड़ता तो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के थ्रू जो है उसको हटवा के नया सदर ले आएगा। पार्लियामेंट के थ्रू आता है ना सदर, ठीक है ना। वो पॉसिबिलिटीज फिर बाद में देखी जाएंगी, अगर वो नहीं करता ऐसे तो फिर क्या हो सकता है आगे, फिर आइन क्या कहता है, ठीक है। पार्लियामेंट एज अ होल कह रहा हूं, चारों सूबाई असेंबलियां, नेशनल असेंबली, सेनेट, ये मिलके हटाती हैं उसे, ठीक है।
अच्छा, अब आर्टिकल 48 की यहाँ बात हो रही है, आपके सवाल का जवाब है कि अब सुने इसे। The president, according to Article 48, functions in accordance with the advice of cabinet or the prime minister. वो वर्क करता है प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के इशारों पे, समझ लो, ठीक है। He could require reconsideration of the advice. वो ये कह सकता है कि आप रिकंसिडर कर लें, ठीक है। The 18th amendment had restricted him to ask the reconsideration within 15 days. वो भी 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। Moreover, president will have to act on the reconsidered advice within 10 days. Will have to act का मतलब क्या है? मजबूर है, करेगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब चलो, वजीर आजम कहता है ना कि पार्लियामेंट तोड़ दें, वो कहेगा 15 दिन के अंदर अंदर कि ना आप दोबारा सोच लें एक दफा। अब वो जब दोबारा सोच के आएगा ना, तो अब लाजमी उसने पार्लियामेंट तोड़नी है प्रेसिडेंट ने, अब वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। उसके अलावा पार्लियामेंट ने अगर कोई बिल भेजा है उसके पास साइन होने के लिए, तो वो 30 डेज की बजाय पहले होता था 30 डेज, अब वो 10 दिन के अंदर अंदर साइन करने का मजाज है। He has to sign them within 10 days. रिसीव होने के 10 दिन के अंदर उसने वो बिल साइन करना है, या वीटो करके वापस भेजे। अब उसके बाद अगर वापस आएगा दोबारा, तो 10 दिन के अंदर वो साइन करने का लाजिम पाबंद है, ठीक है। क्लियर हो गई? वीटो भी ना करे और साइन भी ना करे, तो उसमें भी होता है कि इतने दिन अगर पड़ा रहा है और वीटो भी ना करे, साइन ना करे, तो ऑटोमेटिकली साइन की जरूरत है। हाँ, वो 10 दिन है ना, 10 दिन के बाद फिर ऑटोमेटिकली साइन कंसिडर्ड होगा, ठीक है। सर जब सदर असेंबली तोड़ने का कहता है, तो सर चारों सूबाई असेंबली सिर्फ नेशनल असेंबली फेडरल सिस्टम है ना, समझ आइए बात। गवर्नर जो है वो सीएम के कहने पे असेंबली तोड़ेगा, समझ आइए बात की। चलो, उसके बाद नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट फीचर जो है वो ऐड कर लें 18वीं तरमीम का, सिविल राइट्स का। सिविल राइट्स का एक फीचर है इसमें। ये मैं आर्टिकल आप लोगों के साथ, ये बड़ा थॉरो आर्टिकल है जो मेरे पास मौजूद है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर। आप लोग इसको प्रिंट निकलवा लें, ज्यादा बेटर है। ओल्ड है, लेकिन आपको इसमें एक चीज है जो डिफरेंट है, वो मैं आगे चल के आपको करवाता हूँ, जो बाद में चेंज हो गई है 18वीं तरमीम के अंदर। अच्छा, सिविल राइट्स का बड़ा जिक्र है। राइट ऑफ एजुकेशन, फेयर ट्रायल, इंफॉर्मेशन, ये ऐड किए गए थे 18वीं तरमीम के थ्रू, ठीक है। राइट ऑफ एजुकेशन, फेयर ट्रायल एंड इंफॉर्मेशन। अच्छा, 2002 के अंदर, हाँ वो मैंने 8 से 26 बता दिए, मेरे ख्याल एजुकेशन का तो 25 है, ठीक है। 19 15 मेरे ख्याल फेयर ट्रायल और 19 है मेरे ख्याल वो इसके इर्द गिर्द दिया, 15 से 19 के बीच में है ये सारे, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ले लो या एटलीस्ट डाउनलोड कर लो। 280 प्लस है, ठीक है। अच्छा, पब्लिक अनरेस्ट की सूरत में ना, एक 2002 में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था कि पब्लिक अनरेस्ट की सूरत में ना जो सिविल राइट्स है ना वो हॉल्ट हो जाते हैं। ये आइन में एक चीज एडअप की गई थी, इसको निकाल दिया 18वीं तरमीम में। पब्लिक अनरेस्ट की सूरत में पब्लिक राइट्स जो हैं, ह्यूमन राइट्स जो हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हॉल्ट नहीं होंगे, वो अपहोल्ड नहीं होंगे। अगर कोई एजेंसी किसी बंदे को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी किसी बंदे को उठा के लेके जाती है, तो उसकी जवाबदेह है, ठीक है। ये चीज है में रखने वाली। अच्छा, नेक्स्ट इमरजेंसी का जो होता है, वो कॉन्सेप्ट होता है। इमरजेंसी में क्या होता है? आइन टूटता है, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा जाता है, सस्पेंड किया जाता है, तो आइन तोड़ा है ना, सस्पेंड तो नहीं हो सकता। आइन कहता है आप फंडामेंटल राइट्स नहीं खत्म कर सकते, आपने कर दिए हैं इमरजेंसी लगा के, तो आइन तोड़ा है ना। पब्लिक इंटरेस्ट तो वो कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर हाँ, तो आप पब्लिक इंटरेस्ट कह के फंडामेंटल राइट्स अपहोल्ड कर देते हैं, तो आपने तो आइन तोड़ दिया, तो आर्टिकल 6 लग जाएगा सीधा, ठीक है। अच्छा, इमरजेंसी लगा दिया तो ये सिविल लिबर्टीज को आप मुशर्रफ पे क्या केस है? 2007 में इसने आइन मुअत्तल किया था ना,
कलदम नहीं किया था, मतलब इमरजेंसी लगाई थी 2007 के एंड पे, उसी की बेस पे तो इसको सजा हुई है। पुराने उस पे कू पे नहीं हुई सजा, इसकी बेस पे हुई है जो मैंने पढ़ा है। लेकिन उन्होंने उसकी बेस पे फैसला दिया जजों ने, ठीक है। जिंदा तो है ना ये केस, प्रेसिडेंट तो यही शो करता। आप दोनों लॉयर हो? लॉयर सही है। अच्छा, उसके बाद 18th अमेंडमेंट में सूबों को, जो डिप्राइव्ड प्रोविंसेस थे, उनको राइट्स दिए गए थे। ये आपने सुना होगा एनएफसी में ना, पंजाब का हिस्सा काट के बलूचिस्तान को दिया गया था, ठीक है ना, 10% पता नहीं कि 5% इस तरह। तो सूबों को हकूक दिए गए थे, जो डिप्राइव्ड प्रोविंसेस थे उनको ज्यादा से ज्यादा फंड्स, इख्तियारात, हकूक दिए गए 18वीं तरमीम के दौरान, ठीक है, क्लियर हो गया। एक जुडिशरी पे आई थी 18वीं तरमीम में, वो क्या थी? वो ये थी कि पॉलिटिकल तो नहीं हो पॉलिटिकल वकील तो नहीं हो तो अच्छा फिर ठीक है, फिर न्यू भी होगी अच्छा, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि 18वीं तरमीम में ये लिखा था, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद छुट्टी दे रहा हूं आप लोगों को। 18वीं तरमीम में ये लिखा था कि अब जो हायर कोर्ट्स के जजेस आएंगे ना, अपॉइंट होंगे, उसके लिए एक कमेटी बनेगी। हायर कोर्ट्स के जो जजेस अपॉइंट होंगे ना, उसके लिए कमेटी बनेगी जिसमें 50% जुडिशरी होगी, हायर जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी के अपने बंदे होंगे, और 50% पॉलिटिकल हायरार्की होगी। समझ आइए बात की? कि अब फॉर एग्जांपल लाहौर हाई कोर्ट का कोई जज लगाना है, उसके सिलेक्शन के लिए जो कमेटी बैठेगी, उसमें आधे लोग जुडिशरी के होंगे और आधे पॉलिटिशियन होंगे, लेजिस्लेचर के, ठीक है। ये एक शिक ऐड की गई थी बीच में, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं। पॉलिटिशियंस इन थेरी अवामी नुमाइंदे, वैसे ना हो, इन थेरी जो है वो अवामी नुमाइंदे हैं, तो उनके फैसले करने होते हैं जुडिशरी ने, इसलिए जजेस जो हैं वो उनकी मर्जी से भी आने चाहिए, ठीक है। बट 2012 में ये जो एक पॉइंट ऐड करवाया गया था, ये इफ्तिखार चौधरी साहब की जो उसमें सदारत में जो बेंच था, उसने वो निकलवा दिया था 18वीं तरमीम से पॉइंट, तो अब ये 18वीं तरमीम का हिस्सा नहीं है। अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर कोई पॉलिटिशियन नहीं है। तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर अब कोई वो पॉलिटिशियन नहीं है। पहले 18वीं तरमीम कहती थी कि होने चाहिए, अब नहीं है 2012 के बाद से। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? अमेंडमेंट नहीं, वो आइन की तशरीह करके निकलवाया उन्होंने। जुडिशरी आइन की तशरीह करती है, तो आइन की तशरीह करके उन्होंने निकलवाया। जजमेंट दे दी, वो एडअप हो गया। आप लो ना ये एस्टा कोड वगैरह लो, या अपनी कोई ये फाइनेंशियल वो बुक लो, तो बाद में जो डिसीजंस आए होते हैं ना, वो उस आर्टिकल या उस पूरे चैप्टर के बाद छपे हुए होते हैं। एस्टा कोड में ना स्पेशली वो छपे हुए होते हैं नीचे बैक साइड में। एस्टा कोड इतनी अच्छी किताब है, अल्लाह आप सबका एलोकेशन करवाए। जब एलोकेशन हो जाए ना, सबसे पहले एस्टा कोड लेनी है आपने। इतनी मोटी किताब है, लेकिन वो कम कम यूज होती है, बड़ी मजेदार किताब है वो। एस्टा कोड ESTA, सॉफ्ट में भी अवेलेबल है, लेकिन वो पुराना एडिशन है 2015 का। TA एस्टा COD, एस्टा कोड, ये मिलेगी लाहौर से। यार आपका सिविल सर्वेंट्स एक्ट है पंजाब वाला, इसमें पीडा एक्ट है, इसमें आपका लीव रूल है, इसमें आपका क्या कहते हैं ये डेलीगेशन ऑफ पावर्स हैं। तमाम इंपॉर्टेंट जो सर्विस के दौरान आपको जिनसे पाला पड़ना है ना, वो इतनी मोटी बुक है, एक ही उसमें होते हैं सारे, ठीक है। और ये सारे क्या कहते हैं, ये आपकी जो होती है एक्स पाकिस्तान लीव हो गई, ये सारा कुछ अब आपको सारी नहीं जरूरत पड़नी। अब मैं आज देख रहा था कि ना कोई बंदा रिटायर होने वाला और उस पर इंक्वायरी हो गई है, तो क्या हम उसकी रिटायरमेंट के ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं या नहीं? आज मैं ये पढ़ रहा था बैठ के ना, तो मैंने फिर कंफर्म भी करवाया लाहौर से, बाय रूल हम इशू नहीं कर सकते ऑर्डर्स। एस्टा कोड ये कहती है हम इशू नहीं कर सकते ऑर्डर्स। रिटायरमेंट पॉलिसी भी उसी के अंदर है। क्या है कि जो बंदा रिटायर होने वाला है, उस
उसके रिटायरमेंट के ऑर्डर्स डिपार्टमेंट ने जारी करने, अगर उस पर इंक्वायरी चल रही है एंटी करप्शन की या डिपार्टमेंट की, तो जब तक इंक्वायरी का फैसला नहीं हो जाता और वो पॉजिटिव नहीं होता, कोई सजा नहीं मिलती, तब तक हम रिटायरमेंट के ऑर्डर्स इशू नहीं करते। ये भी एक पॉइंट है जो मैंने सिंपल सा डिस्कस किया। वो अब वो इतनी मोटी किताब पढ़ी है, ठीक है, कभी जरूरत पड़ जाती है निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें, आइन तो अभी ले लो ना, एक्स्ट्रा कोड बेशक बाद में जब इंशाल्लाह एलोकेशन हो जाएगी तब ले लेना, लेकिन लेना जरूर, ठीक है। एक ऑर्डिनेंस होता है, एक अमेंडमेंट होती है। ऑर्डिनेंस सदर करता है। तो सर वो कब तक करता है? ऑर्डिनेंस का होता है 4 महीने मेरा ख्याल, नहीं 4, 120 दिन, 3 चौके 12, 120 दिन, और 2 दफा हो सकता है, यानी कि 260 दिन तक हो सकता है। उसमें 6 मेरे ख्याल है 8 महीने बन 30, 3 चौके 12, हाँ 2 दफा कर सकता है, उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ये कार्बन टैक्स लगाया था इसने जरदारी ने, अगर याद हो, तो उसने 2 दफा इंक्रीज किया था, तो 120 दिन फिर 120 दिन, आई थिंक ऐसे होता है। मेरा ख्याल 18वीं के बाद 120 दिन किया है। खैर, बड़ी सूखी खुश्क रूखी क्लास है, आई नो दैट, बट आप लोगों को ये पता होनी चाहिए चीजें, क्योंकि ना फिर आप लोगों के साथ माइंड गेम्स होती हैं। फिर आधे लोग कह रहे थे नहीं पार्लियामेंट तोड़वा के अच्छा किया है, आधे लोग कह रहे थे नहीं जब नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो पार्लियामेंट तोड़ने का नहीं कह सकता कॉन्स्टिट्यूशन वाइज प्राइम मिनिस्टर। समझ आ रही है बात की? इसी बेस पे तो वो कैंसिल हुई है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने की सूरत में जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता तब तक पार्लियामेंट तोड़ने का प्राइम मिनिस्टर नहीं कह सकता। इसकी बेस पे वो कैंसिल हो गया, दोबारा वो बहाल कर दिया इन्होंने पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये चीजें, अब बहुत से लोग बेवकूफ केजी, वो तो उन्होंने कह दिया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो आलमी साजिश थी। अब सवाल यह क्या लेटर प्रूवन है? ये चीज है, पहले तो आप लेटर की जो ऑथेंटिसिटी है उस पर सवाल करें ना, कि वो आइदर प्रूवन है या नहीं है, और वो कभी भी प्रूव नहीं हो सकती, वो कभी भी प्रूव नहीं हो सकती। नहीं वो राजपाल यादव कहता ना मुझे पता है सारा कुछ, तो मूवी के अंदर तो वो जाहिर बात है वो सीने पे हाथ मार के तो नहीं कहेंगे जी हमने किया, ठीक है हमने लिखा है साथ, जाओ जो करना कर लो, वो कभी नहीं कहेंगे। सो ये पूरी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है। आप लोगों को बीइंग अ सिटीजन, मैं ये नहीं कहता बीइंग अ सीएसएस पीएमएस एस्पायरेंट, नहीं, बीइंग अ सिटीजन आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका आईन क्या कहता है किस चीज में। आप जब सुन रहे हो ना यार आर्टिकल 5 के तहत इन्होंने जो है वो कलअदम करार दे दिया, तो आप सबसे पहले आईन का आर्टिकल 5 खोलो, आपके पास बुक होनी चाहिए ऑलरेडी या मोबाइल में होना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। फिर आप बैठ के सोचो कि यार लेटर तो ऑथेंटिसिटी तो प्रूवन ही नहीं है अभी तक, और इवन इफ इट इज रियल, ठीक है, तो सवाल ये है कि क्या उन्होंने माना है जिन्होंने भेजा है? उनसे तो मनवा नहीं सके आप अभी तक, किसी अदालत ने नहीं फैसला दिया, किसी ट्रिब्यूनल ने नहीं फैसला दिया, किसी गवर्नमेंट ने नहीं माना, सिर्फ एक पार्टी कह रही है कि जी वो लेटर था, तो आप उसको कैसे? ये भी तो करना उसके बाद बनता है कि ये जो ऑपरेशन किसी की वजह से लेके गए अपनी तरफ से। हाँ हाँ, हाउ कैन यू प्रूव कि वो लेटर जो उसका लिंक था ऑपोजिशन के साथ? वो तो पहले ही डिनाई कर रहे हैं। सवाल ये इवन इफ इट इज रियल, तो आपके पास सबूत क्या है कि जी वो वाकई ऑपोजिशन को लिखा गया था या ऑपोजिशन के लिए लिखा गया था? वो तो आप प्रूव करो ना, फिर उस लिंक को प्रूव करो, ठीक है। तो ये बहुत लंबी डिबेट है। अब मैं इसमें हरगिज ये नहीं कह रहा कि लेटर फेक है, वो ओरिजिनल हो भी सकता है, और उसको प्रूव करना एक बहुत लंबी बहस है। और आप सिंपली आर्टिकल 5 में ये नहीं कह सकते कि गद्दारी थी, नहीं, या आइन के मुल्क के खिलाफ था एक्शन, नहीं। एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ ना, एक बहुत लंबा साइकिल है। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों सेक्रेट है? बिकॉज जिस तरह हमने मजहब की गलत गलत इंटरप्रिटेशन कर ली है ना, वो इस तरह आइन की भी हो सकती है। आइन तो कुछ भी नहीं है, कुरान पाक क्या, आइन तो कुछ भी नहीं है ना, तो हमने उसकी मिस इंटरप्रिटेशन कर ली है, तो हम इसकी नहीं कर सकते क्या? इसीलिए कहते हैं कि सेक्रेड है, कि इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ध्यान से करनी है, ठीक है। ये चीजें जो है ना ये बड़ी समझने वाली हैं। आप लोगों से मैं बार बार कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ले लें अपने पास, घर में कॉन्स्टिट्यूशन लाजमी होना चाहिए आप लोगों के पास।
जो कोई इस तरह, बेशक रोज ना पढ़े उसको, कोई इस तरह की इंपॉर्टेंट बात आए तो वो वाला पेज निकाल के पढ़ लिया, आपको समझ आ जाएगी बातों की क्या है क्या चीज। ठीक है, ये चीजें यहां तक कोई सवाल? बोले बोले। हाँ, वो मैंने यही बात की थी कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए वैसे कर सकता है, वैसे तो कर ही प्राइम मिनिस्टर सकता है, प्रेसिडेंट तो कुछ कर ही नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर उसको कहेगा, 15 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट कहेगा कि यार दोबारा सोच ले, उसके 15 दिन के बाद जब वो दोबारा आके बात करेंगे ना, तब विद इन आई थिंक 10 डेज प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड है कि वो असेंबलियां तोड़ दे, विद इन 15 डेज सॉरी, वो बाउंड है कि वो असेंबलियां तोड़ दे, वो ना नहीं करता। ही विल हैव टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट, विल हैव टू, हैव पे मतलब ये है कि प्रेशर है उस पर, वो तोड़ेगा हर हाल। हाँ, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें सूबे वीक होते हैं जैसे पाकिस्तान के एक्चुअली थे और अभी भी हैं किसी हद तक, और सेंटर जो है ना वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, इमरान खान की गवर्नमेंट जाने में सूबों का रोल था, ये बात जहन में रखिएगा ज्यादा, क्योंकि सूबे पावरफुल थे, सूबों से आ रहे थे ना लोग। पीएमएलएन इज नॉट अ नेशनल लेवल पार्टी, आयरॉनिकली पीटीआई इज, मे बी उसमें रोल लोटों का हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन पीटीआई वाज द ओनली पार्टी जिसकी चारों सूबों में सीटें थी। पीएमएलएन की पंजाब में और केपी के अंदर है, सिंध में भी कोई इक्का दुक्का ही है, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं। सेंटर पर यार 8 करोड़ तुम्हें बैठी है ना आबादी, अब क्या करें। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो, साउथ पंजाब में से जो जीतता है हमेशा सेंटर में गवर्नमेंट उसकी बनती है, ये ध्यान में रखना। 2008 में कौन जीता था साउथ पंजाब से? मेरे अपने हल्के से यूसुफ रजा गिलानी जीता था। पार्लियामेंट में कौन बैठा? पीपल्स पार्टी। 2013 में कौन जीता? नून लीग, सिकंदर बोसन वगैरह जीते थे हमारे हल्के से। ठीक है, नून लीग की गवर्नमेंट थी सेंटर में। इस दफा पीटीआई जीती है, शाह महमूद कुरैशी, सलमान रशीद और ये सारे, आमिर डोगर हमारे हल्के से जीता है। ठीक है, किसकी गवर्नमेंट है? पीटीआई की थी। नहीं, पीपल्स पार्टी वाले क्यों कहते हैं कि सूबा बने? वो एक पंजाब बर्दाश्त नहीं होता ना, 11 करोड़ की आबादी है, पूरे मुल्क की आधी आबादी से ज्यादा है, बाकी 3 सूबों की मिला के जितनी आबादी उससे ज्यादा पंजाब की आबादी, गिलगित बल्तिस्तान अगर निकाल दें हम, ठीक, तो वो उतनी आबादी जो है ना वो पंजाब की है। दे वांट के टूटे, लेकिन उनको भी खतरात हैं। वो कहते हैं एक पंजाब बर्दाश्त नहीं होता, 2 हो गए तो क्या बनेगा। लेकिन इसमें ये चीज भी है कि हिस्टोरिकली नॉर्म वाइज जो अपर पंजाब में जीतता है ना, वो बहुत रेयर होता है कि साउथ पंजाब में भी कोई पार्टी जीते, बिकॉज साउथ पंजाब इज मोर लाइक सिंध रादर देन अपर पंजाब। साउथ पंजाब के जमींदार बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े मुरब्बे हैं उनके, ये आप लोगों को भी मुझसे बेटर पता होगा। सिंध में भी यही सिचुएशन है, भुट्टो खानदान के पूरे 3 जिले हैं जमीनों के। हमारी मुल्तानी अजरक सिंधी अजरक से मिलती है ना, ठीक है ना, और ऊपर से वो टोपी भी हमारी बिल्कुल वैसी है। हिस्टोरिकली लाहौर मुल्तान का हिस्सा हुआ करता था, मुल्तान लाहौर का हिस्सा नहीं होता था, ये बात ज़हन में रखनी है आप लोगों ने। हिस्ट्री वाइज मुल्तान का हिस्सा होता था लाहौर, लाहौर एक कस्बा था छोटा सा, मुल्तान सूबा था। एक था सूबा आपका सिंध, दीबल वाला एरिया, रंजीत क्या नाम था उसका, दाहिर वाला, सिंध, सिंध का था वो दीबल, और इधर से ऊपर मुल्तान, दाहिर का दामाद था मुल्तान में। ठीक है, सो हिस्टोरिकली मुल्तान was not a part of Lahore, मुल्तान was a separate entity and it was much closer to Sindh। ठीक है, इस वजह से उनको ये थोड़ी सी वो है कि यार ये लोग हमारे ज्यादा करीब है। अपर पंजाब में जितने जिम्मेदार हैं उनकी छोटी छोटी जमीन है, उनके शहरों में कारोबार है, वो लोग ताजिर भी हैं और छोटी थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं उनकी। हाँ, उनकी थोड़ी थोड़ी जमीनें और फिर तिजारत है उनकी। तो इस वजह से जो साउथ पंजाब इज मोर क्लोजर टू सिंध। ये तब से ऊपर वाली जो जमीन है उनको लेके कैनाल करने की वजह से वहां पे थोड़ा वरना पहले जो सिर्फ इंडस प्लेन था ना, हाँ, वही फर्टाइल था, और इस वजह से रीवर और ये चीजें ज्यादा। और कोई सवाल?
कहने को बराए नाम, वो एक नेगेटिव पॉइंट है, वो उसमें लिखा नहीं हुआ, वो उसकी एक नेचर बताई गई है कि उसमें कह तो दिया कि फेडरल है, लेकिन बाकी जो पॉइंट्स एडअप किए हुए थे ना वो एंटी फेडरल थे। 1 यूनिट बनाया हुआ था, 1 यूनिट नहीं खत्म किया था इन लोगों ने। 1 यूनिट ये था कि चारों सूबे मिला के, उधर से बांग्लादेश मिला के ना एक ही कर दिया, सूबे खत्म कर दिए। ठीक है, कह दिया कि फेडरल है, लेकिन नीचे जो चीजें एडअप की वो एंटी फेडरल थी सारी। समझ आ रही? चल हाँ 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 पूछो। वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता, वो क्रिमिनल एक्ट वगैरह में मेरा ख्याल है। क्रिमिनल एक्ट में या सिविल कोड में, आई थिंक इन दोनों में से क्रिमिनल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। हाँ पढ़ के आया हूं, एफपीओ दिया। अच्छा वो उसमें है, वो एक अलहदा चीज है, वो अंग्रेज ने बनाया था जब वो सिविल सर्विस लेके आए थे। हाँ अब नहीं अप्लाई कर सकते। There's a difference between civil case and criminal case. ज़ाब्ता है फौजदारी और दूसरा क्या होता है? दीवानी। सिविल दीवानी होता है, फौजदारी क्रिमिनल होता है, राइट? उस पे चल रहे हैं। उसने कत्ल नहीं किया किसी का, उसने चोरी डकैती नहीं की, उसने क्या कहते हैं डाका नहीं डाला, उसने रेप नहीं किया, ये क्रिमिनल है सारे। उसने दहशतगर्दी नहीं की, उसने समझ लो पैसों का गबन किया है। नाउ दैट्स सिविल। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ उसके किसी एक्ट से। हाँ उसमें अगर वो हो जाता है ना तो फिर वो क्रिमिनल होगा, फिर वो, लेकिन वो उसमें बरी हो चुका है, या उसमें नहीं है वो एक्यूज्ड। उसको मेरा ख्याल है फरीक भी नहीं बनाया किसी ने, उसमें नहीं बनाया ना। अगर मॉडल टाउन वाला केस हो जाता ना उस पर फिर नहीं कर सकेगा। मॉडल टाउन वाले केस में है ही नहीं वो नॉमिनेटेड। भुट्टो पे केस क्यों चला था? वो क्रिमिनल केस था, कत्ल का मुकदमा था। करवाया नहीं करवाया वो तो अभी एक्सेप्ट कर चुकी है कि वो जुडिशियल मर्डर था, वो तो एक अलग बात है। बट द पॉइंट इज कि वो कत्ल का मुकदमा था, वो क्रिमिनल केस था, इसलिए भुट्टो उन्होंने ये कहा जी इस पे क्रिमिनल केस है, इसको हटाओ। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपने समझना है कि क्रिमिनल केस और सिविल केस में फर्क है। क्रिमिनल केस की सूरत में नहीं हो सकता, सिविल केस जो है ना उसकी सूरत में हो सकता है। अब किसी को अगर आप किसी की टांग तोड़ दो तो वो भी क्रिमिनल में आ जाता है फिर, अगर उसकी एफआईआर हो जाए। ठीक है, लेकिन आप अगर 4 करोड़ का जो है वो गबन कर दो तो वो सिविल है, वो क्रिमिनल नहीं है। सही कह रहा हूं ना? वकील बैठो ना, डर लगता है फिर। ठीक है, चलो और कुछ सवाल? बांग्लादेश पाकिस्तान तेनों ना कुड़ियां को बड़ी कुट पड़ी आज। बांग्लादेश पाकिस्तान से कनेक्टेड नहीं था तो क्या हाँ। उसको हम साथ लेकर चल सकते थे? नहीं, तो फिर सर क्यों कहा जाता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। प्रॉब्लम ये है कि ना अगर अलहदा होते ना अच्छे टर्म्स पे, वो अलहदा नहीं होना चाहते थे। वो ये कहते थे कि हम इतनी दूर हैं कि आप वहां से बैठ के हमें कंट्रोल नहीं कर सकते, आप हमें यहां से खुद को खुद कंट्रोल करने दें, ऑटोनॉमी दे दें। दे डिडंट वांट। जो मैंने पढ़ा है ये हमायारा दोज़ख और ये सारी किताबें जो हैं बड़ी अच्छी किताबें हैं। मैंने ढाका डूबते देखा, ये बड़ी अच्छी किताबें हैं, सिद्दीक सालक की है शायद। अच्छा, वो क्या कहता है कि उन्होंने ऑटोनॉमी मांगी थी, वही जो 18वीं तरमीम में मिल गई है। उन्होंने आजादी नहीं मांगी थी। प्रॉब्लम ये थी हमने वही जो ऑटोनॉमी की आवाज थी ना वही दबाने की कोशिश की, फिर उन्होंने आजादी मांग ली। फिर हैं फेडरल हो जाता, तो मैं कह रहा हूँ 18वीं तरमीम में आके 73 की भी प्रॉपर पावर्स तो 18वीं तरमीम में आके मिली हैं, उससे पहले तो मिली नहीं। हाँ वो क्यों कहता था? बिकॉज पॉइंट ये है कि दूर बहुत है ना, 1000 किलोमीटर दूर का। ट्रेजरी कराची में है, कराची से कैसे लेके आओगे नोट? इंडिया से फड्डा होता है, 65 की जंग हो गई थी, 48 की जंग हो गई थी, कराची से कैसे नोट लेके आओगे?
आप हमें दे दें, ठीक है, हम अपना चलाते हैं। लेकिन वो तो सर फिर बहुत ज्यादा वो फिर कॉन्फेडरेशन में चला जाता है, ये बात फेडरेशन तो एटलीस्ट एग्जिस्टेंस तो रहता, मुल्क तो ना टूटता। अब यार अब ये सारी सुन लो, हम यूएसए को बड़ा मानते हैं, यूएसए में ये सारा कुछ है, हालांकि वो तो कनेक्टेड नहीं है, फिर भी है। वो एक सिक्योरिटी ओरिएंटेड स्टेट नहीं है, हमारी एक लिमिटेशन शुरू से ही है। उसमें फिर वही बात आती, आप ये देखो कि डिस्टेंस कितना ज्यादा है, अटैच नहीं है फिजिकली, सो यू हैव टू गिव देम ऑटोनॉमी एट सम लेवल। अब आप बात कर रहे हो सीधी करेंसी अदा करवाने की, इससे पहले के लेवल्स भी थे जो कम थे, जो थोड़े थे, जो हमने नहीं दिए उन्हें। तो जहरी बात है, जब आप एक कम चीज को, कम ख्वाहिश को बढ़ाएंगे, कल को ज्यादा मांगेंगे आपसे। अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी देखें तो उसमें तो ये चीज है। आई वाज रीडिंग समवेयर कि बाहर से इमदाद आई, तो सारी इमदाद मगरबी पाकिस्तान में लगा दी, जो टूटे हुए कमोड थे ना वो बांग्लादेश भेज दिए थे। When you do this, तो वो उसमें फिर वो ज्यादा मांगेंगे आपसे, ठीक है, तो हमारा ही कसूर था। वैसे ये तो सर जैसे इसका सबूत आता होगा ना, 6 साल में बस सीवियर ड्राउट आया था, और पाकिस्तान यार अब उससे पहले 1970 के अंदर एक हरिक टॉर्नेडो आया था, भोला नाम था उसका, वो उसने बांग्लादेश में इतनी तबाही मचाई थी, आज तक उसकी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन मगरबी पाकिस्तान से जरा भी इमदाद नहीं गई उनके लिए। इट टेक्स टाइम, वोल्केनो इरप्ट करने के लिए कई साल लेता है, ठीक है। चलो यही तक क्लास थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कल मुलाकात होगी। कल जो है ना हमने इंशाल्लाह पढ़ना है जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि ये एसए भी आ चुका है, और ये एसए जिसने अटेम्प्ट किया था वो पास हुआ था, बता रहा हूँ। सर आज की